Hello everyone, you are watching Academia Biology and it's me Sachin Antin. So guys, today we are going to discuss a disease जिसको हम जानते हैं आम बोलचाल की भाषा में टीबी के नाम से एंड एक्चुअली जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो आज हम ट्यूबरक्यूलोसिस को डिस्कस करेंगे। देखो, जो आपकी ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर जो टीबी डिजीज है ये कोज होती है बैक्टीरिया से, कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो टीबी को कोज करता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। देखो, फिर ये मार्कर हम भूल रहे थे। फिर जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये कैसा है? ये एक सिलेंडर रोड शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। सिलेंडर रोड शेप ऑर्गेनिज्म, रोड शेप्ड, या फिर हम लिख सकते हैं इसको बेसिलाई आपका, ठीक। एंड इसके रिगार्डिंग जो एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, इट इज ओब्लिगेट एरोब। यह है आपका ओब्लिगेट एरोब। देखो, ओब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्टली, एरोब इज फॉर एरोबिक कंडीशन। यह आपका स्ट्रिक्टली एरोबिक कंडीशन में ही आपका अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रहता है। तो ये आपका स्ट्रिक्ट ओब्लिगेट एरोब है। देन देखो, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया होता है, इसमें एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ multilayer lipid multilayer, presence of lipid multilayers। इसमें लिपिड की मल्टीलेयर्स प्रेजेंट होती है इसके सेल मेम्ब्रेन में। जो इसकी बैक्टीरिया की जो कवरिंग्स होती है उनमें लिपिड्स की मल्टीलेयर्स प्रेजेंट होती है। तो जो आपकी मल्टीलेयर्स है लिपिड की, ये बहुत ही इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? एक तो जो लिपिड मल्टीलेयर्स हैं, ये इस बैक्टीरिया की जब टेस्टिंग करते हैं हम कन्वेंशनल स्टेनिंग मेथड से, तो ये उन स्टेनिंग मेथड से भी इसको स्टेन होने से बचा लेती है, जिसकी वजह से टेस्टिंग के दौरान इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हम लोग। तो ये क्या करती है लिपिड मल्टीलेयर? इट escape the bacteria from being detected in conventional staining methods। तो देखो, जो हम कन्वेंशनल आपके परंपरागत या जो पुराने तरीके स्टेनिंग के, जिनसे बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट को चेक करते हैं, तो लिपिड लेयर्स की वजह से ये आपका जो बैक्टीरिया है वो स्टेनिंग मेथड से भी बच जाता है और टेस्टिंग में इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा, जो आपकी लिपिड मल्टीलेयर है प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, from environmental stress। ये आपके बैक्टीरिया को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी बचाती है, जो आपकी लिपिड जो मल्टीलेयर है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं आपके? जैसे कि आपका ड्राइनेस, हीट। तो ये जो इस तरह के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया को उनसे बचाती है। फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, जो आपका बैक्टीरिया है इस लिपिड लेयर्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, अगर ये स्पूटम में प्रेजेंट है और वो स्पूटम आपका ड्राई हो जाए, ड्राई स्पूटम में भी आपके लिपिड लेयर्स की वजह से आपका बैक्टीरिया लंबे टाइम तक सेफ रहता है, ठीक है। तो क्या होगा? ड्यू टू lipid layer, the bacteria
कैन remain safe in dried sputum for long time ठीक है। ड्राइड स्पूटम में भी इस मल्टी लिपिड लेयर की वजह से आपका बैक्टीरिया अच्छे से रह सकता है, और जब उसका फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगे वो फिर से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका लेयर के बारे में। यही पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, जो आपकी लिपिड मल्टी लेयर है ये आपके बैक्टीरिया को बचाती है आपकी ड्रग्स से भी। ड्रग्स कैसी? जो बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होती हैं। ऑल्सो कीप सेफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियम फ्रॉम माइक्रोबियल या फिर हम जिसको लिख सकते हैं माइक्रोबियल किलिंग या स्टॉप, जो उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे। माइक्रोबियल किलिंग सब्सटेंसेस या केमिकल्स, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल्स। तो जो केमिकल्स हम बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो उन डिसइंफेक्शन वाले केमिकल से भी आपकी लिपिड मल्टीलेयर आपके बैक्टीरिया को बचा लेती है। तो ये हो गया आपका बेसिक आपके माइकोबैक्टीरियम के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के। फिर इसके बाद हम देखते हैं आपका इसमें टेस्टिंग टू डिटेक्ट टीबी। कि टीबी को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से टेस्टिंग टेक्निक्स या चीजें यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। तो ये है आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। तो ट्यूबरक्यूलिन स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका क्या किया जाता है? प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ऑफ टीबी बैक्टीरिया is injected into skin, injected cutaneously। तो इसमें क्या किया जाता है? आपके बैक्टीरिया का एक प्रोटीन डेरिवेटिव लिया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है आपके क्यूटेनियसली, यानी कि आपकी स्किन में उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के नियर अबाउट 40 आवर्स के बाद उस प्लेस को दोबारा देखा जाता है जहां पे इंजेक्शन किया। अगर वहां पे उस इंजेक्टेड एरिया के आसपास रेड स्पॉट मिलता है तो इसका मतलब है कि उस बंदे को पिछले टाइम में टीबी थी। और जो आपका रेड स्पॉट फॉर्म होता है पता है किस वजह से फॉर्म होता है? तो जहां पे आप इसको बैक्टीरिया के जो प्रोटीन डेरिवेटिव है इसको इंजेक्ट करोगे वहां पे आपके लिम्फोसाइट्स आएंगे, टी लिम्फोसाइट्स। फिर जो टी लिम्फोसाइट्स होंगे वो आपके इस प्रोटीन डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके इंजेक्टेड साइट पे रेडनेस आ जाएगी और कंफर्म करेगी कि इस इंसान को पिछले कुछ टाइम में आपकी टीबी थी। तो देखो, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ऑफ टीबी बैक्टीरिया इज इंजेक्टेड क्यूटेनियसली। फिर क्या होगा? जहां पे आपका ये प्रोटीन डेरिवेटिव जाएगा वहां क्या होगा? आपकी जो लिम्फोसाइट होंगे, टी लिम्फोसाइट्स विल क्लस्टर at the site of injection, तो आपके टी लिम्फोसाइट आपके इंजेक्शन वाली साइट पे आ जाएंगे जहां पे आपका प्रोटीन डेरिवेटिव डाला गया है। और वो टी लिम्फोसाइट जब भी आएंगे जब अगर आपके उस जो पेशेंट है उसको पिछले टाइम में टीबी रही होगी। ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट कब आएंगे? इफ द पेशेंट had TB in past days,
तो टी लिम्फोसाइट जब आएंगे जब आपके पेशेंट को पिछले दिनों में टीबी की शिकायत या दिक्कत थी। फिर इन टी लिम्फोसाइट्स की रिएक्शन की वजह से वहां पे क्या आ जाएगी, रेडनेस, रेडनेस एट द इंजेक्टेड स्पॉट, इंजेक्टेड स्पॉट कंफर्म टीबी। उसको नियर अबाउट 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर उस इंजेक्टेड स्पेस पे रेडनेस डेवलप हो जाती तो वो कंफर्म कर देती कि उस बंदे को टीबी है। तो ये हो गया आपका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। फिर उसके बाद दूसरा आता है आपका मोंटोक्स टेस्ट। मोंटोक्स टेस्ट, तो मोंटोक्स टेस्ट में क्या होता है, इन विच dilutions of 0.1 ml of antigens are injected and the area of reaction on skin is measured। इसमें क्या किया जाता है, आपके 0.1 ml के एंटीजन के डाइल्यूशंस को इंजेक्ट किया जाता है आपकी स्किन में, और इंजेक्ट करने के बाद वो स्किन में ये देखते हैं कि कितना आपकी स्किन के एरिया में, कितने एरिया में आपकी रिएक्शन हुई है। तो उसी बेसिस पे आपका मोंटोक्स टेस्ट में देखा जाता है कि आपके पेशेंट को टीबी है या नहीं है। तो जितनी ज्यादा आपकी यहाँ पे क्या होगी, तो एरिया में रिएक्शन शो करेगी, एक स्पॉट इसमें फॉर्म हो जाता है, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि पेशेंट को टीबी है। तो शायद नियर अबाउट 5 mm तक अगर वो स्पॉट आपका रिएक्शन शो करता है तो उसको टीबी कंफर्म कर दी जाती है। देन इसके बाद और क्या यूज करते हैं हम, आपको थर्ड आपका हो सकता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ स्पूटम, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ स्पूटम। ठीक है, तो स्पूटम का इसमें माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाता है टीबी के बैक्टीरिया की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। उसके अलावा आपका होता है पीसीआर कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टीबी बैक्टीरिया इन स्पूटम। आपका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को भी इसमें यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा फिफ्थ है आपका जो आपका एक्सरे होता है, एक्सरे भी आपका करके देखा जाता है, एंड सीटी स्कैन। ये दो टेक्निक भी यूज की जाती है आपका टीबी की टेस्टिंग के लिए। तो यहां तक तो हो गया आपका टीबी की टेस्टिंग के बारे में। यही पे एक और आता है आपका तरीका 6, जो कि है आपका जो आपकी डीएनए प्रोब्स होती है। डीएनए प्रोब्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई कल्चर्ड आइसोलेट्स। तो यहां पे डीएनए प्रोब्स का भी इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, फिर टेस्टिंग हो गया आपका। टेस्टिंग के बाद हम देखेंगे आपका ट्रीटमेंट। तो देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी फर्स्ट एंटी टीबी ड्रग थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन was first anti-TB drug that is still in use, जिसको अब आज के टाइम में भी यूज किया जाता है। फिर इसके अलावा आपकी कुछ और ड्रग्स है, जैसे कि आपकी रिफाम्पिन, आइसोनाजिड, आइसोनाजाइड। इसके अलावा आपकी है पायराजिनामाइड, आपकी रिफापेंटिन,
ठीक है। तो ये सारी आपके कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स है जो यूज की जाती है आपके टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी पायराजिनामाइड। जो ये आपकी पर्टिकुलर ड्रग है ये आपके बैक्टीरिया पे डोरमेंट स्टेज में भी उस पे रिएक्ट कर सकती है। इट इज द ओनली ड्रग इट इज द ओनली ड्रग इफेक्टिव अगेंस्ट डोरमेंट बेसिलाई। यह आपकी अकेली एक ऐसी ड्रग है जो आपके डोरमेंट बेसिलाई के अगेंस्ट भी काम करती है। बाकी सारी आपकी ऐसी जो आपके डिवाइडिंग बैक्टीरिया पे ही फंक्शन करती है। तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट के बारे में। देखो फिर यहीं पे एक और ड्रग है जिसका नाम है डाईएराइलक्विनोलिन। डाईएरिलक्विनोलिन इस ड्रग पे अभी भी काम चल रहा है। तो इस ड्रग की इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपकी ऐसी ड्रग है जो आपके बेसिलाई में आपके बैक्टीरिया में एटीपी सिंथेसिस को रोक देती है एंड ये आपका डोरमेंट और आपके ग्रोइंग दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट फंक्शनल है। ठीक है। इम्पेंड एटीपी सिंथेसिस इन bacilli and effective against both dormant as well as growing bacteria ये आपके ग्रोइंग और डोरमेंट दोनों टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकती है। ग्रोइंग एज वेल एज योर डोरमेंट बैक्टीरिया जिसका नाम है डाईएराइलक्विनोलिन। तो यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट वाला पार्ट फिनिश होता है। अब हम देखेंगे इसका पैथोजेनेसिस। तो अब देखते हैं हम आपका टीबी का पैथोजेनेसिस, कैसे आपकी बीमारी फैलती है और कैसे आपकी बॉडी में ग्रो करती है। देखो मोस्टली ये स्प्रेड करती है बाय इनहेलेशन, सांस के थ्रू ये फैलती है। इनहेलेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए ये आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, दिस इज योर एल्वियोलर मेम्ब्रेन जिसके नीचे लाई करती है आपकी एक ब्लड वेसल। ठीक है, ये हो गई आपकी ब्लड वेसल। तो सपोज करो आपका एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम, यह है आपका बेसिलाई ऑफ टीबी। ठीक है, यह आपका टीबी का बेसिलाई है। यह आपका इनहेलेशन से आपके लंग्स तक, आपकी मान लीजिए आपके ट्रैकिया में आपके लंग्स तक आपके अंदर पहुंच गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा, यहाँ पे आएंगे आपके मैक्रोफाजेस। ये है मैक्रोफाजेस। तो जो ये मैक्रोफाजेस होंगे क्या करेंगे, इसका फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस से क्या होगा, जो ये आपके बेसिलाई है ये आपके मैक्रोफाजेस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो जो अब ये मैक्रोफाजेस ने आपके बेसिलाई को, आपके टीबी बैक्टीरियम को इंजेस्ट कर लिया, ये उसको किल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपके मैक्रोफाजेस होंगे आपकी बॉडी में, उनमें आपका कुछ आपके बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे और कुछ एक को ये किल भी कर देंगे। तो कुछ आपके मैक्रोफाजेस के अंदर पहुंच जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे पहुंचते जाएंगे, बहुत सारे आपके मैक्रोफाजेस के अंदर ये बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया जो होंगे ये आपके मैक्रोफाज के अंदर ही ग्रोथ शो करेंगे एंड यहां पे ये क्या रिलीज करेंगे, कीमोटैक्टिक सिग्नल्स। जो आपके मैक्रोफाज होंगे कुछ कीमोटैक्टिक सिग्नल रिलीज करेंगे। कीमोटैक्टिक सिग्नल्स बाय मैक्रोफाज
टू अट्रैक्ट मोर मैक्रोफाजेस एंड अदर इम्यून सेल्स। तो इनके जो मैक्रोफाज सिग्नल रिलीज करेंगे, इनकी वजह से यहाँ पे और भी आपके बहुत सारे मैक्रोफाज इस तरह से आ जाएंगे, ये इस तरह से, ये आपके मैक्रोफाज आ गए। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके और भी कुछ इम्यून सेल्स आएंगे। मान लीजिए ये आपके लिम्फोसाइट्स आ गए, दीज आर योर लिम्फोसाइट्स। तो जो ये आपके और इम्यून सेल्स और आ गए यहाँ पे, और आपके मैक्रोफाजेस आ गए, तो ये है आपके, मान लीजिए लिम्फोसाइट्स, ये है आपके मैक्रोफाजेस, ठीक है। तो जो आपके मैक्रोफाजेस है वो आपके टीबी के बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका टीबी का बैक्टीरियम होगा वो आपके मैक्रोफाजेस के अंदर ही ग्रोथ करेगा और वहीं पे डिवाइड वो करना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा, जो आपके मैक्रोफाजेस है ये किल तो इनको कर नहीं पा रहे, फिर ये क्या करेंगे, किल न कर पाने की वजह से ये रिलीज करेंगे, मैक्रोफाजेस रिलीज साइटोकाइनिन्स। ये कुछ साइटोकाइनिन्स स्पेसिफिक आपके सिक्रीशंस होते हैं सेल्स के, ये साइटोकाइनिन्स रिलीज करना शुरू करेंगे आपके मैक्रोफाजेस। फिर जो ये साइटोकाइनिन्स होंगे ये क्या करेंगे, विल कॉज इन्फ्लामेशन, ये आपका इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। तो जो आपकी इन्फ्लेमेशन होगी ये क्या करेंगे, आपका डैमेज करेगी लंग्स को, डैमेज लंग्स। तो इसकी वजह से ये जो इन्फ्लेमेशन हुई, डैमेज हुई, और ये इनके आपके टीबी बैक्टीरिया की डिवीजन यहाँ पे हो रही मैक्रोफाजेस में। जो आपके मैक्रोफाज होंगे ये कुछ मैक्रोफाज डेड होना शुरू हो जाएंगे, वो मरना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से नियर अबाउट 3-4 वीक्स या 2-3 वीक से बाद क्या होगा, उस पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू होंगे। सिम्टम्स आना शुरू होंगे, आपके जो सेल्स है ये आपके मैक्रोफाजेस में से रप्चर होकर बाहर निकला शुरू कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। ये इस तरह से आपके बाहर आना शुरू हो जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। तो जो ये सेंटर इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस सेंटर को हम बोलते हैं केसियस सेंटर, केसियस सेंटर। तो फिर जो आपके टीबी के बैक्टीरिया होंगे वो इस केसियस सेंटर के अंदर ग्रो करते जाएंगे और ज्यादा यहाँ पे सेल्स की एक्यूमुलेशन होती जाएगी, ठीक है। फिर टाइम के साथ जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स की और ज्यादा एक्यूमुलेशन होंगी, जो ये आपके सेल्स होंगे यहाँ पे इस तरह से कैविटी का फॉर्मेशन कर देंगे, ये ऐसे, ठीक। ये इसमें आपके मैक्रोफाजेस हैं, साथ में आपके और सेल्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं, एंड यहीं पे आपके टीबी के माइकोबैक्टीरियम भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इन्होंने किस चीज का फॉर्मेशन कर दिया इन सेल के एक्यूमुलेशन ने, फॉर्म एयर फिल्ड स्पेस, एयर फिल्ड स्पेस। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे और ज्यादा सेल्स का एक्यूमुलेशन होगा इस तरह से, तो जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं आपका ट्यूबरक्यूल या ट्यूबरक्यूले, कुछ ऐसा ही नाम इसका होता है, ट्यूबरकल ही होता है शायद, ट्यूबरक्यूले, TUBERCLE, ट्यूबरकल इसको हम बोलते हैं। तो जो आपके बैक्टीरिया होंगे वो इनमें डिवाइड करते जाएंगे, ग्रोथ करते जाएंगे, एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब ये आपका ट्यूबरकले है या फिर जिसको हम बोलते हैं केसियस सेंटर, केसियस सेंटर में आपके बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके बाद क्या होगा, जो ये आपका ट्यूबरकले है ये रप्चर हो जाएगा, द ट्यूबरकले विल रप्चर। और जो आपकी यहाँ पे एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन भी इसके साथ क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से जो आपके ये बेसिलाई हैं वो एंटर कर जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, ये आपकी ब्लड वेसल, और इस तरह से आपके जो
बैसिलाई आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगी, फिर वो ब्लड स्ट्रीम से आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, लिम्फ सर्कुलेशन में जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वो आपकी पूरी की पूरी लंग्स को और आपकी बॉडी को कवर कर देंगे। तो इस तरह से जो आपका पैथोजेनेसिस है वो आपका टीबी का होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो टीबी वाला जो पेशेंट होता है उसको जो बर्तन हम देते खाने पीने के उनको सेपरेट कर देते, क्योंकि ये आपका बैक्टीरियम काफी लंबे टाइम तक आपके ऑब्जेक्ट्स पे भी स्टे कर सकता है, एंड ऐसे पेशेंट से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। एंड कुछ एक प्रिकॉशंस भी है जो हम देख लेते हैं एक बार। प्रिकॉशंस, जो आपके पेशेंट होते हैं टीबी को, उनको हमेशा मास्क यूज करना चाहिए। मास्क शुड बी यूज्ड बाय टीबी पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को मास्क यूज करना चाहिए। दूसरा, उसको पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, अवॉइड पब्लिक प्लेसेस, अवॉइड पब्लिक प्लेसेस। दूसरा, डोंट शेयर फूड आइटम्स, डोंट शेयर फूड आइटम्स एंड यूटेंसिल्स तो ये कुछ एक आपकी प्रिकॉशंस है, अगर किसी को टीबी हो जाता है तो इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो आपका घर जहां आप रहते हो वो आपका वेल एरिएटेड एरिया होना चाहिए, वेल एरिएशन शुड बी प्रेजेंट, अच्छी हवादार जगह पे उसको रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक आपकी प्रिकॉशंस है जो आपका एक टीबी पेशेंट इनका ध्यान रख सकता है, और इस तरह से जो आपका टीबी का बैक्टीरिया है वो आपका पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाता है, और जैसे ही वो बंदा सांस लेता है या फिर वो छींकता है तो उसके स्पूटम के साथ या उसके बॉडी फ्लूइड के साथ वो बैक्टीरिया आपका हवा में भी आ जाता है, आपका ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, और कोई दूसरा बंदा उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है तो दोबारा से उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, वहां पे जाके वो ग्रोथ करेगा और फर्दर वो सारी यही रिएक्शन करेगा जो हम देख चुके हैं। सो गाइस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस पर्टिकुलर डिजीज। ये जो आपकी डिजीज है टीबी, ये आपका बीएससी वगैरह में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें डायरेक्ट आपका 10, 12 या फिर 15 नंबर में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जिसमें आपका टीबी के बारे में पूछा जाता है, दूसरा आपका टीबी के जो टेस्टिंग्स है उनके बारे में, फिर ट्रीटमेंट के बारे में, और एंड लास्ट आपका पैथोजेनेसिस के बारे में पूछा जाता है। सो गाइस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद अवर दिस टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।